नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरे ओ चंदा, सुना है तेरी बिटिया का ब्याह तय हो गया है शहर के सबसे बड़े आदमी के यहाँ। हाँ साहब, ईश्वर का आशीर्वाद है, मारी छोरी के ऊपर बड़ी मेहरबानी है। प्रताप जी ने मारी छोरी को पसंद किया है अपने सूरज के लिए। अच्छा, तेरी छोरी है कहाँ? मुझे भी मिला उससे, संध्या को आशीष दे दूं, खुश रहे अपने संसार में, खूब तरक्की करे उसका होने वाला पति सूरज। मुनीम जी संध्या को आवाज लगाते हैं, कहाँ है रे तू संध्या, जरा द्वार पर तो आ, काका से आशीष ना लेगी क्या मारी छोरी। संध्या की शादी तय हो गई थी, अब उसे लाज आती थी सबके समक्ष, इसीलिए वह किसी से ज्यादा मिलती ना थी। संध्या धीरे से किवाड़ खोली और वहीं से बाहर झांकती हुई, हाँ काका राम राम, और सुनावा। अरे छोरी, तेरा ब्याह तय हो गया है, अब इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी मारे लिए। चल छोरी, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा मिठाई लेकर के तेरे लिए। मुनीम जी वहां से चले गए। संध्या की माता बहुत प्रसन्न थी, उसके भाग्य खुल गए थे, उसकी छोरी को इतना अच्छा सा ससुराल जो मिल गया था। ऐसा लगता था मानो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूरा हो गया हो। संध्या के बापू की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। संध्या अपनी गांव की सखियों के संग घाट जाती, अपने होने वाले पति के लिए ये करूंगी वो करूंगी अपने सखियों को बताती। सारी सखियां मुंह दबा दबा करके हंसती, यह सोच करके कि इसे लाज ना आती क्या, कैसे सबके सामने अपने पति की बात करती है बार बार। संध्या की एक सखी हंसते हंसते बोल पड़ी, क्यों री संध्या, तू तो अपने पति की सारी बात हमसे ही कर रही है, अपने पति से ना करेगी का? इतना बोल करके सारी सखियां हंसने लगी। संध्या, अरे पगली है क्या, मैं अपने मन की बात अभी किससे करूं, तू ही बोल। घर पर माई बापू हैं जिनके सामने लाज आती है, और यहाँ तुम सब हो तो बोल दे रही हूँ। चल अच्छा, अब ज्यादा टांग खिंचाई ना कर मेरी, नहीं तो एक कान के नीचे लगाऊंगी। पानी भर करके सब घर को लौटते समय सारी लड़कियों की एक तेज आती गाड़ी से टक्कर हुई। संध्या, शहरी बाबू तुमको दिखाई ना देता क्या? कोई भी बीच रास्ते में जा रहा हो तो तुम उसे टक्कर मार दोगे। संध्या की सखियों ने भी खूब शहरी बाबू को सुनाया। शहरी बाबू चुपचाप खड़ा होकर के संध्या की बातें सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। संध्या, ओ शहरी बाबू, सुनाई ना देता क्या? हम लड़कियां कब से तुमको बोल रही हैं, पर लगता है तुमको सुनाई ना देता है, या फिर तुम हम सबको पागल समझते हो। देखो ये हमारा गांव है, तुम्हारा शहर नहीं है कि बिना देखे कहीं भी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे। शहरी बाबू मन ही मन संध्या के ख्यालों में खो गया और वहीं खड़ा रहा। संध्या अपनी सखियों के साथ घर वापस जा चुकी थी, शहरी बाबू अभी भी वहीं खड़े थे। गांव का एक व्यक्ति उसके नजदीक आया और कहा, भाई क्या हुआ, तुम इतनी कड़ी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? शहरी बाबू, कुछ नहीं भाई, बस कुछ सोच रहा था, जा रहा हूँ। शहरी बाबू मुस्कुराते हुए वहां से अपनी गाड़ी लेकर के चले गए। व्यक्ति को समझ ना आया कि वह क्यों इतनी देर से वहां रुका रहा, वह भी इतनी धूप में। शहरी बाबू को धूप का तनिक भी एहसास ना हुआ। शहरी बाबू गांव किसी काम से आए थे, इत्तेफाक से शहरी बाबू की गाड़ी बिगड़ गई। जब गांव से शहर की तरफ वह जा रहे थे, उसने मिस्त्री को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर गांव होने की वजह से कोई मिस्त्री ना मिला। अब रात भी हो रही थी, उसके पास कोई चारा ना था गांव में रुकने के सिवा। गांव में वह किसी को नहीं जानता था। उसने एक भले
आदमी से सहायता मांगी। वह भला आदमी वही मुनीम जी थे। मुनीम जी ने सहरी बाबू की सहायता की। उन्होंने सहरी बाबू को रात रुकने की अनुमति दी। सहरी बाबू से मुनीम जी ने अपने गांव की छोरी संध्या की ब्याह की बात बड़े गर्व से उससे साझा की। उसे बताया कि शहर के बहुत बड़े आदमी के साथ उनके गांव की एक छोरी का ब्याह तय हुआ है। बहुत खुशी की बात है। गांव के व्यक्तियों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। सभी बहुत खुश थे। सहरी बाबू ने यह पूछना जरूरी ना समझा कि उनके गांव की छोरी का ब्याह किस व्यक्ति से हो रहा है, और ना ये जानना जरूरी समझा कि वह छोरी कौन है। सहरी बाबू भी खुश हुए। रात गुजर चुकी थी, सुबह का सूरज निकल चुका था। सहरी बाबू किसी तरह अपनी गाड़ी ठीक करने का इंतजाम किए। गांव से बाहर निकलने की तैयारी में थे। मुनीम जी का उसने शुक्रिया अदा किया। सहरी बाबू अब निकल चुके थे। इत्तेफाक से फिर संध्या उसके गाड़ी के आगे आ गई। इस बार उसका गुस्सा काबू में न था। बहुत खरी खोटी सुनाई उसने सहरी बाबू को। सहरी बाबू ने क्षमा याचना की और वहां से चलते बने। सहरी बाबू को लगा था अगर इस बार उसने उसे कोई जवाब ना दिया तो वह कहीं उल्टा उसे मारने पीटने ना लगे। सहरी बाबू शहर की ओर रवाना हो गए। संध्या अपने होने वाले पति के लिए मलमल का रुमाल अपने हाथों से तैयार कर रही थी। उसने सोच रखा था कि अब उसके पति की उससे पहली मुलाकात होगी जब, तो वह भेंट के तौर पर सूरज को मलमल का रुमाल देगी। संध्या ने अभी तक अपने होने वाले पति सूरज को नहीं देखा था, क्योंकि संध्या सूरज का ब्याह सूरज के पिता तय करने आए थे। सूरज को कोई ऐतराज ना था अपने पिता के फैसले से। वह अपने पिता पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि सूरज का पिता प्रताप उसका पिता के साथ साथ एक बहुत अच्छा मित्र भी था। सूरज ने भी कभी अपनी होने वाली पत्नी को ना देखा था। सूरज अपने दफ्तर के किसी काम में व्यस्त था। उसी वक्त उसका दोस्त आया। समीर, और यार कैसा है तू? तेरा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ, आजकल तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या काम कर रहे हो आजकल? समीर, मैं विदेश में कपड़ों का काम करता हूँ। अच्छा काम चल रहा है। सूरज, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और तुम्हारा भाई? सब अच्छे हैं। ये बताओ, तुम शादी कब कर रहे हो? मैंने सुना था तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। सूरज, हाँ, पापा ने एक लड़की पसंद की है मेरे लिए। उसका नाम है संध्या। समीर, नाम में ही मेल है तुम दोनों में। सूरज, संध्या बहुत सुंदर जोड़ी है। भाभी से कब मिलवा रहे हो सूरज? सूरज, यार समीर, अभी मैं खुद नहीं मिला हूँ अपनी होने वाली पत्नी से, तो तुझे कैसे मिलवाऊं, और ना ही अभी तक देखा हूं। समीर, कैसा लड़का है तू? तूने अभी तक अपनी होने वाली पत्नी तक को नहीं देखा है। सूरज, मुझे जरूरत नहीं फिलहाल उसे देखने की। पापा ने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। समीर, चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले एक बार मिल लेना अपनी होने वाली पत्नी से, तुम्हें अच्छा लगेगा। सूरज, ठीक है, तू बता, तू शादी कब कर रहा है? समीर, पता नहीं यार, मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है, पर हाँ, शादी तो मैं उसी लड़की से करूंगा जिससे मैं 2 बार टकरा चुका हूं। सूरज, क्या बोल रहे हो यार? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई। समीर, कुछ नहीं, चल बाद में बताता हूँ। समीर उस लड़की के ख्यालों में खोया था जिससे वह टकराया था, और सूरज से उसने ये बात भी बोल दी, पर सूरज को कुछ समझ ना आया। सूरज अचंभे में था कि समीर कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। वह तो लड़कियों के आसपास भी रहना पसंद नहीं करता था। प्रताप जी सूरज के पास आए। प्रताप, बेटा, तुमको मेरी पसंद पर भरोसा तो है ना? सूरज, हाँ पापा, पर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रताप, आज के आधुनिक समय में सभी पुरुषों को आधुनिक अर्धांगिनी की चाह होती है। मैंने तुम्हारे लिए आधुनिक तो नहीं, पर एक अच्छी अर्धांगिनी ढूंढी है। सूरज, पापा, आपने आज तक जो मेरे लिए किया है मेरे भले के लिए ही किया है। सूरज ने प्रताप को विश्वास दिला दिया, परंतु प्रताप मन ही मन यह सोच रहा था कि कहीं उसका यह कदम उसके बेटे का जीवन खराब तो नहीं कर देगा। सूरज एक आधुनिक जीवन का होनहार व्यापारी है,
पर हृदय से अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है। सूरज की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। सूरज ने चाहा कि वह एक बार अपनी होने वाली पत्नी से शादी से पहले मिले। संध्या से मिलने सूरज उसके गांव गया, पर उसकी मुलाकात संध्या से ना हो पाई। संध्या अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। सूरज संध्या के माता पिता से मिल करके अपने घर शहर चला गया। संध्या अपने रिश्तेदारों के घर से 2-4 दिन बाद वापस आती है। संध्या की माता बहुत उत्सुक थी संध्या को यह बताने के लिए कि दामाद जी घर आए थे। चंदा, छोरी थारे होने वाले पति आए थे तुझसे मिलने, पर तू तो घर पर ही ना थी। संध्या, का बोल रही हो माई? सूरज जी घर आए थे। चंदा, हारी पगली। संध्या, तो हम का करी? तू मिल ली ना, सब हाल चाल ठीक है ना? चंदा, चल अब मुझसे लजा मत, मुझे पता है कि तू सूरज से मिलना चाहती थी। संध्या, हमें कहीं मिली। संध्या इतना बोल करके शर्माते शर्माते वहां से अपने कमरे में चली गई। संध्या भी मिलना चाहती थी सूरज से। संध्या को बड़ा दुख हुआ कि काहे वह गांव से बाहर रिश्तेदारों के घर चली गई थी। उसे रोना भी आ रहा था। संध्या ने खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अब तो शादी होने ही वाली है सूरज से। सब्र का फल मीठा होता है। सूरज संध्या की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आमंत्रण पत्र भी सभी रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों सभी को भिजवाए जा चुके थे। शादी की रौनक सूरज के घर पर हर तरफ देखने को मिलती है। सूरज के पिता माता इस शादी से बहुत खुश हैं। 2 वजह थी। पहला तो सूरज उनका इकलौता और लाडला बेटा था, और दूसरी तरफ किसी की सबसे प्यारी अमानत है जिसे प्रताप जी और रेखा जी ने अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया था। शायद इसीलिए वह प्रताप जी और रेखा जी के इतने करीब हैं। पर यह राज आज तक सूरज से छुपा हुआ है। शायद इसलिए कि सूरज यह सब बर्दाश्त ना कर पाए, या फिर सूरज के असली माता पिता के वचन से बंधे हुए प्रताप जी और रेखा जी। सूरज का दोस्त समीर भी उत्सुक था अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। सारी तैयारियां कर चुका था समीर। बारात में क्या पहनना है, विदाई में क्या पहनना है, सारी रस्में भी धूमधाम से हुई। शादी से एक रात पहले समीर बातों ही बातों में उस गांव वाली लड़की के ख्यालों में खो गया। उसने यह एहसास किया कि उसे उस लड़की से प्रेम हो गया है। उसने तय किया कि सूरज की शादी के पश्चात वह अपनी शादी की बात उसी गांव की लड़की से चलाएगा। लड़की के माता पिता से उस लड़की का हाथ मांगेगा जिसे वह ठीक से जानता भी नहीं। बस उसको देखते ही उसे उससे प्रेम हो गया था। रात काफी हो चुकी थी, सभी सो चुके थे। समीर को अचानक से बेचैनी सी महसूस हुई। उसने सोने का प्रयास किया पर उसे नींद ना आई। समीर को ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा विनाश होने वाला है उसके जीवन में। समीर ने सोने का प्रयास किया। आधी रात बीत चुकी थी। समीर को नींद आई, वह सो गया। सोते हुए उसने एक सपना देखा जिसमें उस गांव वाली लड़की की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हो रही थी। सुबह के 5 बज चुके थे। अचानक समीर की नींद खुलती है। वह घबरा जाता है। उसे ख्याल आता है कि जो उसने सपना देखा है वह तो सुबह का सपना था, और लोग कहते हैं सुबह का सपना सच हो जाता है। समीर बहुत घबराया हुआ था। आज सूरज की शादी का दिन था। जो समीर कल तक बहुत खुश था, आज उसके चेहरे पर कोई रौनक ना थी। उसने निर्णय लिया कि इससे पहले देर हो जाए वह आज सुबह ही उस लड़की से शादी की बात करने जाएगा। वह गांव जाने के लिए तैयार हो गया था लगभग, परंतु समीर को शादी वाले दिन ही विदेश से एक बहुत जरूरी फोन आता है। समीर को अति आवश्यक विदेश जाना पड़ा, जिसकी वजह से वह गांव नहीं जा पाया और ना ही सूरज की शादी में शामिल हो सका। विदेश जाने से पूर्व समीर ने अपनी असहाय स्थिति सूरज से साझा की। सूरज ने समीर को समझाया कि वह महज उसका एक सपना था, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। सूरज, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सूरज, चिंता मत करो। सुबह का देखा हुआ सपना हर बार सत्य हो यह जरूरी नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम विदेश जाओ, तुम शादी में नहीं रहोगे, इसका मुझे दुख रहेगा, पर तुम जिस कार्य के लिए विदेश जा रहे हो उसमें सफल हो करके वापस आना। सूरज की सारी बातें सुन करके समीर थोड़ा शांत हुआ, पर उसे अभी भी
कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे तैसे समीर विदेश चला जाता है। शाम हो चुकी थी। सूरज की बारात संध्या के घर के लिए रवाना हो गई थी। संध्या के गांव में बारात का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। संध्या दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बैठी है। घूंघट इतना बड़ा मानो पूरा लहंगा उसी के अंदर छुपा है। चंदा से इंतजार ही ना हो रहा था। चंदा सुनो जी, बारात कब आई? चंदा के पति किशन, अरे चंदा सबर कर, आ जाएगी। चंदा अब हमसे रहा ना जात है, अपने दामाद को देखे की जल्दी है। किशन, चल झूठी, दामाद से ज्यादा तो समधी का इंतजार होई। चंदा, अरे नहीं, का बोलत हो तुम? किशन, अरे मजाक करत रहेन हम। दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि बारात द्वार पर आ गई। सारा गांव अपनी छत से दूल्हे राजा की एक झलक के लिए बेचैन था। दूल्हे राजा सेहरे में थे, वो कैसे भला कोई मुखड़ा देख पाता दूल्हे का। गांव की एक बिटिया अपनी माँ से, माई दूल्हे राजा घूंघट माँ काहे हैं? घूंघट माँ तो दुल्हन रहत है ना। बिटिया की माई, अरे नाही छोरी, आज के दिन दूल्हा भी घूंघट में रहत है, जबे तक ब्याह ना होई जाई। दूल्हे का चेहरा सेहरे से ढका था। चंदा ने दूल्हे का स्वागत कर सभी बारातियों को भीतर आने का आग्रह किया। संध्या की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। खुद के ब्याह का बेसब्री से इंतजार था। चंदा अंदर आकर के संध्या को मंडप पर ले जाती है। संध्या का ब्याह पूरे समाज के सामने रीत रिवाज से संपन्न होता है। संध्या अपने ससुराल डोली में बैठ करके रवाना हो जाती है। ससुराल में गृह प्रवेश हुआ। बहू का स्वागत हुआ। बहू अपने कमरे में अपने पति सूरज का इंतजार कर रही थी। कमरे में सूरज आता है और पहली बार अपनी पत्नी का चांद सा चेहरा देखता है। संध्या भी पहली बार अपने पति का चेहरा देखती है। संध्या ने अपना तोहफा अपने पति के समक्ष पेश किया। सूरज को उसका बनाया हुआ तोहफा बहुत रास आया। अगली सुबह संध्या अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। अपने ससुर से पहला दिन वह यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ससुराल वालों के लिए कुछ खास पेशकश की। संध्या ने अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथों से स्वादों से भरपूर भोजन बनाया। संध्या का ससुराल में पहले दिन बहुत अच्छा रहा। 1-2 दिन के अंतराल में संध्या को उसके गांव पग फेरे के लिए भेज दिया गया। समीर विदेश में अपना कार्य पूरा करके लौटता है। वह खुश था सूरज की शादी से। अपनी भाभी से मिलने सूरज के घर पहुंचता है। समीर, यार सूरज बधाई हो। भाभी जी कहाँ हैं? हमें भी उनसे मिलवाइए। सूरज, तुमने देर कर दी आने में, अब तो पग फेरे के बाद ही भाभी से मिल पाओगे। समीर, क्यों भाई? सूरज, रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ही। समीर, अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं उस लड़की के गांव होकर के आता हूं जिससे मुझे शादी की बात करनी है। सूरज, हाँ जाओ भाई, अब तुम्हारी शादी में मुझे नाचना भी तो है। जल्दी से मेरी भाभी को ढूंढ कर लाओ। समीर, हाँ मैं चलता हूँ। सूरज, अच्छा ये बताओ किस गांव की लड़की है वो? समीर, लालपुर। सूरज, अरे भाई यहाँ तो मेरा भी ससुराल है। समीर, अच्छा किस घर में? सूरज, किशन जी के घर। समीर वहां से सीधा गांव के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते भर वह यही सोचता है कि वह उस लड़की को ढूंढेगा कैसे। उसके पास उसकी कोई निशानी भी तो नहीं है। गांव की उस सड़क पर समीर जा पहुंचता है जहां वह उस लड़की से पहली बार टकराया। समीर को एक उपाय सूझता है लड़की को खोजने का। वह लड़की का उसी जगह खड़ा होकर के इंतजार करता है, यह सोच करके कि शायद आज भी वह घड़ा लेकर के घाट की तरफ जाएगी, जिससे वह उसे वहीं पर मिल जाएगी। समीर करीबन शाम के 4 बजे तक वहीं खड़ा रह करके इंतजार करता रहा, पर वहां से कोई लड़की ना गुजरी। समीर का धैर्य टूट रहा था, उदास हो रहा था। उसने निर्णय लिया कि कुछ समय और वहीं रुक करके उसका इंतजार करेगा। कुछ समय बाद वहां कुछ लड़कियां आती हैं घड़ा लेकर के। समीर उन लड़कियों में से उस लड़की को खोजने लगता है जिससे वह प्रेम करता है, पर उसे वह लड़की उन लड़कियों के बीच ना दिखी। अन लड़कियों को देख करके समीर को याद आता है कि यह सब तो उसी लड़की की सखियां हैं जो उस दिन उसके साथ थी। समीर ने उन लड़कियों का रास्ता रोका। लड़कियों ने कहा, अरे तुम फिर से आ गए हमारा रास्ता रोकने। वह शहरी बाबू समीर ही था। समीर ने उन लड़कियों से उस लड़की के बारे में पूछा। लड़कियां समझ ना
समझ ना पाई कि यह किसकी बात कर रहा है। समीर ने धैर्य से फिर से विस्तार से पूछा। एक लड़की ने बताया कि उस लड़की का तो ब्याह हो गया। यह सब सुनते ही समीर को झटका लगता है। समीर अंदर से टूट जाता है। लड़कियों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? समीर दुखी हो करके, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लड़कियां, ठीक है, हम चलती हैं। समीर रुको, लड़कियां बोलो। समीर, लड़की का घर कहाँ है? लड़कियों ने उसके घर का पता बताया। समीर, उसका नाम क्या है? लड़कियों ने बोला, संध्या। समीर संध्या नाम सुनते ही दंग रह जाता है। लड़कियां वहां से चली जाती हैं। समीर को कुछ समझ नहीं आया, यह सब कैसे हो गया। खुद में ही बोलता रहा, मैंने जिस लड़की से प्यार किया उस लड़की की शादी मेरे ही दोस्त से हो गई। समीर वहीं बैठा रोता रहा। शाम हो चुकी थी। मुनीम जी का सामना समीर से होता है। समीर को ऐसी हालत में देख करके मुनीम जी उसे अपने घर लेकर के आते हैं। उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं। समीर सारी बातें बताता है। मुनीम जी दुखी हुए उसके लिए। मुनीम जी, छोरी का नाम का है शहरी बाबू? समीर, संध्या। मुनीम जी, ये बात तो साची है कि संध्या का ब्याह हो गया, पर हाँ, यह जरूरी तो नहीं कि पूरे गांव में संध्या नाम की एक ही छोरी हो। समीर को अभी तक लग रहा था कि संध्या की शादी सूरज से हुई है, पर अब उसे मुनीम जी की बातों से लग रहा था कि कोई दूसरी संध्या होगी जिसकी शादी सूरज से हुई होगी। अगले ही पल समीर संध्या के बारे में पूछता है कि उसकी शादी किस आदमी से हुई है। मुनीम जी बताते हैं कि संध्या की शादी सूरज से हुई है, शहर के सबसे बड़े आदमी के यहाँ। समीर इतना सब सुन करके पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसे यह यकीन हो चुका था कि जिस संध्या से वह प्रेम करता है उसी की शादी सूरज से हुई है। समीर खुद को असहाय सा महसूस कर रहा था। समीर ने कभी किसी लड़की को आज तक ना देखा था, और जिसे उसने देखा, प्रेम किया, उसकी शादी उसी के मित्र से हो गई। समीर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। संध्या की सखियां उसे शहरी बाबू के विषय में बताती हैं कि वह उसके बारे में पूछ रहा था। आज संध्या का ससुराल वापसी था। संध्या के ससुराल की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। इस बार संध्या को अपना पीहर छोड़ करके ससुराल जाने में दुख हो रहा था, शायद इसलिए कि वह अब पता नहीं कितने दिनों बाद अपने माता पिता से मिलेगी। संध्या, माई तुझे छोड़ के जाने का दिल नहीं करत है। चंदा, अरे छोरी, ससुराल तो जाए का पड़ी, अब तेरा घर वही है। अब तुझे उस घर की गृहस्थी संभालनी है और अपने पीहर का नाम रोशन करना है। संध्या, माई सूरज जी का यहीं बुला लें, मैं ना जाऊंगी। चंदा, अरे छोरी, कैसन बात करत है तू? चल अच्छा तैयार हो जा, दामाद जी आवत हुई हैं। चंदा अपनी बेटी संध्या को समझा करके वहां से चली जाती है। संध्या किसी तरह हिम्मत जुटा करके अपना 16 श्रृंगार करके ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। सूरज अपने माता पिता के साथ संध्या को लिवाने अपने ससुराल की ओर रवाना हो रहा था। बस देरी थी तो समीर की। सूरज चाहता था कि उसके साथ समीर भी उसके ससुराल जाए, पर वह कुछ दिनों के लिए शहर से दूर कहीं शांति की तलाश में नदी के किनारे चला जाता है। समीर ने सूरज को यह नहीं बताया कि वह किस दुख से जूझ रहा है। समीर सूरज का सामना नहीं करना चाहता था, मानो उससे अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। सूरज समीर पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा था। सूरज को यह एहसास हो गया था कि समीर किसी तकलीफ में है। सूरज ने विचार किया कि वह ससुराल से लौटने के बाद समीर से बात करेगा। सूरज अब लालपुर की ओर रवाना हो चुका था। सूरज का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। सूरज की खातिरदारी भी हुई। संध्या की सखियां वहीं सूरज के पास बैठ करके गपशप कर रही थी। एक ने कहा, संध्या को तो अब बहुत बड़े बड़े लोग जानने लगे हैं, जैसे अब उस शहरी बाबू को ही देख लो। संध्या के विषय में कितनी व्याकुलता से पूछ रहा था। दूसरी ने कहा, हमारी संध्या है ही इतनी खूबसूरत कि लड़के उसके बारे में पूछते हैं। सूरज सारी बातें सुन रहा था, पर उसे यह तनिक भी अच्छा ना लगा कि उसकी पत्नी के बारे में ना कोई बाहर का व्यक्ति कोई टिप्पणी करे। सूरज को गुस्सा आया, पर उसने अपने पर काबू किया। ससुराल से घर के लिए निकलने का सारा कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। संध्या ससुराल को विदा हो गई। सूरज ने संध्या से जानने की कोशिश की कि उसकी सखियां किस लड़के की बात कर रही थी। संध्या, हमारे गाँव में 1 माह पहले कोई शहरी बाबू आया
आया था। हम सभी सखियां घाट जा रही थी और रास्ते पर सामने से आया और टक्कर मार दिया था, तो मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। शायद इसीलिए मेरी सखियां बोल रही होंगी लड़के के बारे में। सूरज ने संध्या की बात मान ली। वह दोनों अपनी नई जिंदगी का शुभारंभ किए। एक दिन सूरज समीर के पास गया उसका हाल जानने। सूरज को देखते ही समीर ने फिर से नजर चुरा ली। सूरज भाई तुम बहुत दुखी हो, अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो अपने दुख का कारण। समीर कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। सूरज मैं ठीक हूँ, पर तुमने अपने भाभी के बारे में नहीं पूछा। अभी तक तो बहुत उत्सुक थे अपने भाभी से मिलने को, अब अचानक क्या हुआ। समीर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सूरज आओ घर घूम जाओ, माँ भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। समीर हाँ आऊंगा माँ जी से मिलने। समीर ने किसी तरह खुद को सूरज के सामने रोक कर रखा था। यह बिल्कुल नहीं जताने दिया कि उसे क्या कष्ट है। समीर अब कभी भी सूरज के घर नहीं जाना चाहता था। समीर को तकलीफ होती थी संध्या को देख करके। एक दिन अचानक समीर को सूरज के घर जाना पड़ा। वहां उसका सामना संध्या से एक बार फिर हुआ। संध्या अपनी सुध में चली जा रही थी और वहीं समीर भी बिना आगे देखे घर के अंदर चला जा रहा था। संध्या समीर की फिर से टक्कर हुई। संध्या को फिर से गुस्सा आता है कि शहरी बाबू यहाँ कैसे आ गया। संध्या तुम यहाँ कैसे। समीर उसे एकटक देखता रह गया, कुछ नहीं कहा उसने। संध्या ओ शहरी बाबू तुम सच में गूंगे हो का। समीर कुछ नहीं। समीर संध्या को टकराना सूरज ने अपनी आंखों से देखा। उसने दोनों की वार्तालाप भी सुनी। सूरज आश्चर्यचकित था कि संध्या उसके मित्र को पहले से कैसे जानती है। सूरज समीर संध्या के नजदीक जाता है, संध्या से सवाल करता है कि तुम समीर को कैसे जानती हो। संध्या सूरज जी यह वही शहरी बाबू हैं जो मुझसे टकराया था मेरे गांव में, पर लगता है शायद इन्हें बोलने में कोई परेशानी होती है। सूरज अच्छा। संध्या पर उसे आप भी जानते हैं, यह कौन है। सूरज यह मेरा सबसे प्रिय मित्र है। संध्या ने समीर से क्षमा याचना की अपने इस रूखे व्यवहार का। संध्या समीर को घर के भीतर बुलाती है, उसकी मेहमान नवाजी करती है। सूरज समीर एक दूसरे से बात करते हैं। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह संध्या को देख करके खुश हो या दुखी। कुछ समय पश्चात संध्या को याद आता है कि उसकी सखियां बता रही थी कि शहरी बाबू उसके बारे में पूछ रहा था। संध्या को आश्चर्य हुआ कि सूरज जी का मित्र उसके विषय में क्यों पूछ रहा था। संध्या ने निर्णय लिया कि वह उससे खुद जाकर के पूछेगी, पर बाद में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी दौरान समीर उसे अचानक से देखने लगा था। संध्या को अजीब लगा कि वह उसे क्यों देख रहा है। संध्या ने सोचा विचारा और तय किया कि वह जान कर रहेगी कि आखिर समीर के मन में क्या चल रहा है। चेहरे पर चिंता, मन में कई प्रश्न लिए संध्या अपने कमरे की ओर जाती है। सूरज की माँ रेखा बहू क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है। संध्या कहीं नहीं माँ जी, बस यूं ही कुछ विचार कर रही थी। रेखा अच्छा कोई बात नहीं, चल रसोई घर, तुझसे कुछ बातें करनी है। बातें करते करते कुछ काम भी कर लेंगे और हाथों हाथ काम भी निपट जाएगा। वैसे भी अब तू इस घर की बहू है तो तुझे ही इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। संध्या जी माँ जी चलिए रसोई घर चलते हैं। रेखा अपनी बहू को अपने साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसे रसोई घर ले जाती है। वह चाहती है कि वह अपनी बहू से घुले मिले, उसकी पसंद नापसंद सबका ध्यान वह खुद रखे। उसे बहू नहीं बेटी बना करके रखना चाहती थी रेखा। संध्या बहू कुछ अपने विषय में बता, जैसे तेरा मायका, तेरे मायके की याद तो तुझे बहुत आती होगी ना। संध्या हाँ माँ जी याद आती है, पर मुझे आपके जैसी सास मिली इसलिए कम याद आती है। रेखा तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। कभी कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ हो तो बेझिझक आकर के मुझसे कहना। संध्या अरे नहीं माँ जी, आपके रहते हुए मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। रेखा बहू मेरे सूरज को अच्छे से ख्याल रखना, आने वाली पूरी जिंदगी उसका साथ देना। वह बहुत भोला मासूम है,
हमारे जिगर का टुकड़ा है। रेखा ने अपने दिल की सारी बात संध्या के समक्ष रख दी। संध्या को अपनी माँ जैसी सास मिल गई थी, वह भी बहुत प्रसन्न थी। संध्या बातों बातों में समीर के विषय में रेखा से पूछ बैठी। रेखा ने बताया कि समीर सूरज का सगा भाई जैसा मित्र है। भाई जैसा क्या, समझ लो भाई ही है। बहुत जमती है दोनों की आपस में। संध्या अभी भी दुविधा में थी कि आखिर बात क्या है। समीर उसे इस तरह से क्यों देख रहा था। उसे शक हुआ कि कहीं समीर की नियत खराब तो नहीं है उसे लेकर के, पर वह बिना किसी प्रमाण के समीर पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकती थी। वह सत्य की तलाश में समीर पर अपनी नजर रखती थी ताकि उसे उसकी नियत का पता चल जाए, या फिर कोई दूसरी परेशानी हो तो वह भी पता चल जाए। समीर अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। किसी से वह अपनी दुविधा नहीं बता सकता था, खासकर अपने मित्र सूरज से। संध्या को पाने से पहले ही समीर ने संध्या को खो दिया था। इस पीड़ा में वह इतना कमजोर पड़ चुका था कि उसका आत्मविश्वास भी टूट चुका था। एक शाम वह मधुशाला गया। उसका मानसिक संतुलन ठीक ना था। नशे का सेवन किया और वहीं बैठे बैठे अपने मन की सारी पीड़ा खुल करके सभी के सामने बताना शुरू कर दिया। वहीं से उसका एक भाई पवन गुजर रहा था। उसने देखा कि समीर नशे के हालत में है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। पवन ने उसको सहारा दे करके और उसे वापस उसके घर लेकर के आया। उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। पवन ने उसकी सारी बातों पर गौर किया। उससे उसे यह विश्वास तो हो गया था कि वह किसी लड़की से प्यार करने लगा है, उसके बिना बहुत व्याकुल है। पवन यह सब विचार कर ही रहा था कि उसी वक्त समीर को होश आ गया। पवन उससे पूछता है उसकी यह स्थिति के बारे में। पवन भैया क्या हाल बना रखा है आपने, क्या हुआ आपको? समीर कुछ नहीं पवन। पवन भैया अब आप मुझसे कुछ छुपाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि मैं आपकी सारी बातें मधुशाला में सुन ली थी। समीर बेबस होकर के रोने लगता है और बहुत तकलीफ में था वो। समीर पवन क्या बताऊं भाई, पहली बार जीवन में मैंने किसी युवती से प्रेम किया। वह मुझे इस जीवन में ना मिल सकी। शायद मैंने कुछ पाप किया होगा अपने पूर्व जन्म में, उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। पवन उस युवती को यह बात पता है कि आप उससे प्रेम करते हैं? समीर नहीं, उसे कुछ नहीं पता है। मैं उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही उसकी शादी सूरज से हो गई। पवन सूरज भैया से? समीर हाँ, मैं उसे यह बात बताने ही जा रहा था कि मुझे अति आवश्यक विदेश जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने प्रेम के विषय में संध्या को ना बता सका। समीर अपने दिल का सारा हाल पवन को बता देता है। पवन एक भाई होने के नाते अपने भाई को इस कष्ट में ना देख सकता था। पवन को क्रोध आया कि सूरज ने उसका प्यार छीन लिया। उसी वक्त पवन ने यह निर्णय किया कि वह सूरज से वह इसका बदला जरूर लेकर के रहेगा। पवन ने खुद सूरज के खिलाफ एक योजना बनाई और अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पवन ने सूरज को अपने घर बुलाया ताकि वह सूरज का अपहरण करवा सके। सूरज को पवन का फोन आया है। सूरज और पवन कैसे हो? कैसे फोन किया? पवन भैया मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, कृपा करके आप अभी इस वक्त मेरे घर आ जाइए। सूरज पर हुआ क्या, तुम घबराए हुए क्यों हो? पवन जल्दी आ जाइए भैया। इतना कह करके पवन ने फोन काट दिया और बस सूरज के आने का इंतजार कर रहा था। सूरज संध्या से बोला मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। संध्या पर आप जा कहाँ रहे हैं? सूरज पवन मुसीबत में है, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। संध्या पवन कौन है? सूरज समीर का चचेरा भाई है। संध्या ठीक है जाइए, पर अपना ध्यान देना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सूरज इतना कह करके वहाँ से चला जाता है, पर संध्या को अब तनिक भी अच्छा ना लग रहा था। उसे घबराहट सी हो रही थी। संध्या को समीर पर शक हुआ कि हो ना हो वही बहाना बना करके सूरज जी को बुलाया होगा पवन के माध्यम से, पर क्यों इसका जवाब संध्या के पास ना था। उसे एक बार के लिए यह लगा कि उसे संध्या से बदला लेना होगा उसके असभ्य बर्ताव के लिए। संध्या को महसूस हुआ कि वह खुद की वजह से सूरज जी को मुसीबत में डाल दी, पर दूसरी तरफ उसे यह भी लगा कि उसकी
नीयत कुछ ठीक ना थी। संध्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी बेचैनी के बारे में रेखा को बताती है। रेखा संध्या को दिलासा देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। सूरज पवन के घर पहुंचता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। सूरज चिंतित होता है पवन के लिए। सूरज पवन का आवाज लगाता है पर उसे वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देती। सूरज जैसे ही इधर उधर घूम कर देखता है, कुछ गुंडे आते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। हाथों में रस्सी, मुंह में कपड़ा ठूंस करके उसे किसी अजनबी जगह ले जाते हैं। सूरज को समझ ना आया कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सूरज को अभी भी पवन की चिंता हो रही थी कि वह भी मेरी तरह से मुसीबत से जूझ रहा होगा कहीं। पर सूरज को क्या पता था कि उसको बंदी बनाने के पीछे पवन का ही हाथ था। संध्या का जी घबरा रहा था। सुबह से शाम हो चली थी पर सूरज का कोई अता पता ना था। वह घबराई हुई रेखा के पास पुनः जाती है। अब रेखा भी परेशान हो जाती है। रेखा ने प्रताप जी को फोन किया और तुरंत उनको घर बुला लिया। प्रताप जी ने संध्या से पूछा कि क्या बताकर सूरज घर से गया था। संध्या ने जवाब दिया कि सूरज जी पवन की सहायता करने उसके घर जा रहे हैं बोलकर गए थे। प्रताप जी को पवन का व्यवहार पहले से ही रास ना आता था, पर प्रताप जी ने सोचा शायद पवन सच में मुसीबत में हो। प्रताप जी उसी वक्त पवन के घर गए पर उन्हें वहां कोई ना दिखाई दिया। प्रताप जी भी चिंतित हुए। प्रताप जी खाली हाथ घर वापस आए। प्रताप जी को अकेले आता देख संध्या और ज्यादा घबरा जाती है। संध्या को लगता था कि यह सब समीर ने ही करवाया होगा। संध्या भाग करके अपने कमरे में जाती है। समीर को फोन लगाती है। संध्या, समीर तुम सूरज जी को जहां भी लेकर के गए हो कृपया करके उन्हें छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, उसकी सजा तुम सूरज जी को मत दो। समीर को कुछ समझ नहीं आता है कि संध्या उससे क्या कह रही है और क्या कहना चाहती है। समीर, संध्या या तुम क्या बोल रही हो? सूरज कहाँ है? वह ठीक तो है ना? संध्या, देखो समीर तुम भोले मत बनो। मुझे पता है कि तुमने ही सूरज जी का अपहरण करवाया है पवन के जरिए। समीर, क्या अपहरण? सूरज का अपहरण? संध्या, तुम अनजान क्यों बन रहे हो समीर? मैंने तुमसे सही से बर्ताव नहीं किया था, उसी का बदला तुम सूरज जी से ले रहे हो। कृपा करके ऐसा ना करो। तुम पवन से बोल करके सूरज जी को छुड़वा दो। तुम्हें जो भी बदला लेना है मुझसे ले लो, पर सूरज जी को जल्दी से छोड़ दो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। समीर संध्या की सारी बातें सुनता रहा। समीर ने विचार किया कि पवन ने ऐसा क्यों किया, वह भी अचानक। ऐसी क्या बात हो गई कि पवन ने सूरज का अपहरण करवा दिया और सूरज के अपहरण का जिम्मेदार संध्या मुझे क्यों समझ रही है। समीर उसी वक्त पवन के घर जाता है पर उसे पवन वहां नहीं मिलता है। समीर पवन को हर वो जगह ढूंढने का प्रयास करता है जहां जहां वह जा सकता है, पर समीर पवन को ढूंढने में असफल रहा। किसी तरह समीर पवन को फोन लगाने में सफल हो जाता है। समीर, पवन यह सब क्या है? तुमने सूरज का अपहरण किया है? पवन भैया आप चिंता मत करिए, मैं सूरज को उसके किए की सजा दे करके ही रहूंगा। समीर, पर उसने किया क्या है? पवन, आपसे आपका प्यार छीना है उस सूरज ने। समीर गुस्से से, तुमसे किसने कहा कि उसने प्यार छीना है मेरा? पवन भैया आपका यह दुख मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं सूरज को सबक सिखा करके ही रहूंगा। समीर, पागल हो गया है क्या? उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही उसने मेरा प्यार मुझसे छीना है। मेरी किस्मत में संध्या का प्यार नहीं लिखा था, इसमें सूरज का क्या दोष है? पवन, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। पवन समीर को नहीं बताता कि वह किस जगह सूरज को रखा है। समीर पुलिस की मदद लेता है। पुलिस की मदद से समीर पवन तक पहुंचता। समीर सही समय पर सूरज के पास पहुंच जाता है। समीर पवन को वहीं पर खींच करके 2-4 थप्पड़ लगाता है। सूरज को यह समझ नहीं आता कि पवन ने ऐसा क्यों किया। सूरज पवन से जानने की कोशिश करता है कि उसने यह सब क्यों किया। पवन, सूरज तूने मेरे भाई का प्यार उससे छीना है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो पवन अभी तक सूरज को भैया से संबोधित करता था, आज वह तू संबोधित करके बात कर रहा है। सूरज, मैंने समीर का प्यार छीना? तुम कहना क्या चाहते हो पवन? पवन, तूने जानबूझ करके संध्या से शादी की है ताकि समीर की शादी उससे ना हो सके। सूरज को झटका लगा। समीर पवन से कहता है, तू कैसा भाई है रे पवन? तुझे सूरज के साथ यह सब नहीं करना चाहिए था। पहले जान तो लेता कि आखिर बात क्या है। सूरज समीर से सारी बातें खुल करके पूछा। सूरज, यह सब क्या है समीर? तुम संध्या से प्रेम करते हो? समीर, हाँ यार करता था,
पर अब तुम्हारी अमानत है। सूरज, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसके बारे में, और ना ही कभी संध्या ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। समीर, मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की से मैं प्यार कर बैठा उसी से तुम्हारी शादी होने जा रही है। और रही बात संध्या की, तो उसे कुछ नहीं पता है इस बारे में। उसे यह तक नहीं पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। सूरज, सारी गलती मेरी है, मुझे संध्या से शादी नहीं करनी चाहिए थी। समीर, गलती तुम्हारी नहीं है, उसकी शादी तुमसे पहले ही तय हो चुकी थी और इस बात का पता मुझे ना था। तुम्हें याद है ना, जब मैंने तुझे बताया था कि मैं गांव में एक लड़की से टकराया था, वह वही लड़की संध्या थी जिससे अनजाने के उसी पल मैं उससे प्रेम कर बैठा। सूरज, मुझे माफ कर दो, पर कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, मुझे संध्या से पहले मिलना चाहिए था। समीर, उससे क्या होता, वह खुद मेरे प्रेम से अनजान थी, अब मैं उससे प्रेम नहीं करता। सूरज, मुझे माफ कर दो। सूरज को समीर घर लेकर के पहुंचता है। सूरज के मन में संध्या को लेकर के बहुत उथल पुथल मची थी। मन में सूरज अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, मानो एक ही झटका ने उसका जीवन बदल दिया हो। सूरज सोचता है उसकी शादी उसके माता पिता की पसंद और मर्जी से हुई है, जिससे उसे कोई ऐतराज ना था, पर अनजाने में ही सही पर किसी का प्यार उसके हाथों छिन गया है। सूरज को यह बात पूरे रास्ते खाए जा रही थी। वह घर नहीं जाना चाहता था, परंतु समीर खुद उसे घर लेकर के आया। घर के अंदर सूरज कदम रखता है, उसी समय समीर भी घर के अंदर कदम रखता है, पर उसे संध्या अंदर आने से रोक देती है। संध्या, ठहर जाओ, वहीं अंदर आने की कोशिश भी मत करना। तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पति परमेश्वर का अपहरण करवाया। छी, शर्म आती है मुझे यह कहते हुए कि तुम सूरज जी के भाई जैसे मित्र हो। तुमने एक बार भी ना सोचा होगा कि यहाँ सूरज जी के बिना माँ बाबूजी का क्या हाल हो रहा होगा। संध्या ने अपने दिल की सारी भड़ास समीर के ऊपर निकाल दी। समीर चुपचाप देहरी के बाहर ही खड़ा होकर के सारी बातें सुनता रहा। सूरज, तुम उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? संध्या, संध्या, आप नहीं जानते हैं, समीर ने आपको बंदी बनाया था पवन के माध्यम से। सूरज, यह तुम क्या कह रही हो? सूरज मेरा मित्र है, वह ऐसा क्यों करेगा? संध्या, मैंने समीर से अच्छे से बर्ताव नहीं किया, इसीलिए इसने यह किया। सूरज, तुमको गलतफहमी हो रही है, समीर ने मुझे बंदी नहीं बनाया था, बल्कि मुझे गुंडों से छुड़ा करके लाया है, मेरी जान बचाई है उसने। संध्या, क्या? तो फिर आपको किसने बंदी बनाया और क्यों? क्या वजह थी? सूरज अचानक से शांत हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि सारी बातें वह संध्या को कैसे बताए। सूरज, पवन ने मुझे बंदी बनाया था। संध्या, पर आप तो उसी की सहायता करने गए थे, तो उसने आपको बंदी क्यों बनाया? सूरज चुप रहा। संध्या ने दोबारा सवाल किया। सूरज ने धीमी आवाज से जवाब दिया, सूरज, क्योंकि मैंने समीर का प्यार उससे छीन लिया। समीर, यह क्या बोल रहे हो भाई? संध्या, अपने समीर का प्यार छीना? पर कैसे? कौन है वह युवती जिसको आपने समीर से अलग किया? सूरज इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, पर उसे जवाब देना पड़ा। सूरज, वह युवती तुम हो। संध्या यह सब सुन करके आश्चर्यचकित रह जाती है। संध्या, क्या? सूरज, हाँ समीर, हाँ समीर तुमसे प्यार कर बैठा था। जब वह तुमसे पहली दफा मिला था, उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, वह भी उसी के मित्र सूरज के साथ। संध्या, पर मुझे समीर ने यह सब नहीं बताया। सूरज, समीर यह सब मुझे भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अब वह हम दोनों की शादीशुदा जीवन में कोई बाधा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह चुप था। पर मुझसे नजरें भी ना मिला पा रहा था। वह खुद को हम दोनों का दोषी समझ बैठा। वह तुमसे प्यार कैसे करने लगा? संध्या का मन आत्मग्लानि से भर गया। उसने अनजाने में समीर को बहुत कुछ कह डाला। संध्या को अपनी कही हुई बातों का दुख था। संध्या ने समीर से क्षमा याचना की। संध्या ने समीर को बहुत गलत समझा। उल्टा समीर ने सूरज को बंदिशों से छुड़ा करके उस पर उपकार किया था। संध्या, समीर मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे विषय में बहुत गलत सोचा समझा। मुझे एक बार ऐसा एहसास हुआ था कि तुम्हारी नीयत खराब है मुझे लेकर के, पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे प्रेम कर बैठे हो। खैर, प्रेम पर किसी का बस नहीं चलता है, प्रेम तो वह हो जाता है। पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जीवन की खुशी नहीं बन सकती। मेरा ब्याह सूरज जी के साथ हुआ है और ईश्वर भी इसके साक्षी हैं।
हमारा रिश्ता अब नहीं टूट सकता कभी भी। समीर, संध्या मुझे क्षमा कर देना, पर मेरी नीयत तुम्हें लेकर के कभी खराब नहीं थी। हम दोनों प्रेमी तो नहीं, पर एक अच्छे मित्र तो बन सकते हैं ना। संध्या, हाँ क्यों नहीं। समीर, कभी भी तुम्हें अपने इस मित्र की आवश्यकता हो तो कृपया करके मुझे याद कर लेना। मैं चलता हूँ अब, नमस्ते। समीर यह सब कह करके वहां से चला जाता है। प्रताप जी और रेखा जी अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। संध्या और सूरज की शादी शुदा जीवन में खुशियां आती हैं। संध्या को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूरज और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं यह खुशखबरी सुन करके। संध्या की गर्भावस्था तकरीबन 3 महीने पूर्ण हो जाती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि सूरज संध्या के जीवन में एक नए तूफान का आगाज होता है। सूरज संध्या अपने खुशहाल जीवन के अगले पड़ाव में पहुंच चुके थे। उन दोनों की जिंदगी कुछ नए रंगों से भरने ही वाली थी, बस कुछ महीनों की देरी थी। संध्या का ख्याल उसके ससुराल में उसकी सासू माँ बहुत अच्छे से रखती थी। सूरज भी अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने देता था। एक दिन संध्या के माता पिता संध्या से मिलने उसके ससुराल आते हैं। संध्या का मन खुशी से झूम उठता है। बहुत समय हो गया था अपने माता पिता से मिले। संध्या, माई प्रणाम। तू यहाँ कैसी है तू? और बापूजी आप कैसे हैं? मैं तुम लोगों को याद ही कर रही थी और आप आ गए। चंदा, छोरी तेरी बहुत याद आ रही थी मारे को। मैंने तेरे बापू को जिद की कि मुझे मारी छोरी से मिलाने के लिए ले चलो। तेरे बापू तो बोले छोरी के ससुराल जाना अच्छा नहीं लागत। रेखा, अरे चंदा बहन, अच्छा हुआ आप संध्या से मिलने आ गई। संध्या को भी काफी समय हो गया आपसे मिले हुए। प्रताप जी, किशन जी आइए विराजमान हो जाएं। किशन जी, अरे नहीं साहब, छोरी के ससुराल में खड़े हैं, वही हमारे लिए बहुत है। किशन जी पुराने विचारों के थे, इसलिए उनको लगता था कि छोरी के ससुराल नहीं जाना चाहिए। प्रताप जी, अरे किशन जी बैठिए, अब वह जमाना ना रहा। आपकी बेटी का ससुराल भी अब आपका ही घर है। किशन जी और चंदा दोनों सोफा पर बैठ जाते हैं। रेखा दोनों की खातिरदारी करती हैं, नाश्ता करवाती हैं, पर संध्या के माता पिता नाश्ता तो दूर पानी तक नहीं पीते हैं। रेखा दोनों से गुजारिश करती है, पर वह दोनों नाश्ता नहीं करते हैं। रेखा दबाव नहीं बनाती है। रेखा, संध्या तुझे अपने माता पिता के साथ अपने पीहर जाने का मन है, जा सामान बांध ले, कुछ दिन घूमा। संध्या, धन्यवाद माँ जी। रेखा संध्या को उसके मायके भेज देती है, यह सोच करके कि बहुत वक्त हो गया संध्या अपने पीहर नहीं गई। रेखा के कहने पर संध्या मायके चली जाती है। सूरज भी राजी हो जाता है। चंदा और किशन जी संध्या को लेकर के गांव लालपुर चले जाते हैं। संध्या को अपने गांव में बहुत अच्छा लगता है। संध्या के गांव में अब उसकी कोई सखी ना थी, क्योंकि सारी सखियों का भी ब्याह हो जाता है। बारिश का मौसम था, हर तरफ पानी ही पानी था। संध्या का पीहर वाला घर मिट्टी का बना हुआ था। बारिश के कारण आंगन की मिट्टी गीली थी, जिसकी वजह से जमीन फिसल रही थी। अभी बारिश थमी हुई थी, पर जमीन अभी भी गीली थी। आंगन में अच्छी हवा लग रही थी, इसलिए संध्या आंगन में चारपाई पर बैठने के लिए कदम आगे बढ़ाती है। उसी दौरान संध्या का पैर फिसलता है और वह पेट के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आ जाती है। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गंभीर चोट आ जाती है। संध्या चीखी चिल्लाई। चंदा ने संध्या को देखा और तुरंत हकीम जी के बुलाया। हकीम जी उसको जांच करते हैं। जांच करने पर पता चला कि संध्या का गर्भपात हो जाता है। संध्या को तो अभी होश ना था, पर उसके माई चंदा का रो रो करके बुरा हाल था। चंदा को समझ में नहीं आता है कि यह खबर उसके ससुराल वालों को कैसे बताए, खासकर दामाद जी को। किशन जी बाहर से घर आते हैं, उनका भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। संध्या को होश आता है, उसे अजीब सा लग रहा था, पेट में अजीब सा दर्द, मन में किसी अनहोनी का डर था। वह अपनी माई की तरफ देखती है, उसकी माई उसे रोती हुई दिखाई देती हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माई क्यों रो रही है। वह माई से पूछती है। संध्या बोली, माई क्या हुआ, तू तो क्यों रो रही है? और बापूजी भी रो रहे हैं, क्या हुआ तुम दोनों को? चंदा चुप रहती है और लगातार रोती जा रही थी, चारपाई के एक कोने को पकड़ करके। संध्या का मन अब घबरा रहा था, उसे पेट में दर्द हो रहा था, पर उससे ज्यादा उसे यह दुख
था कि उसके बापू माई क्यों रो रहे हैं। संध्या जोर दे करके पूछती है पर कोई जवाब ना देता है। हकीम जी, बेटी ओ संध्या, ओ का हकीम जी, बोलो मेरे मन बैठा जा रहा है। हकीम जी ने कहा, बेटी तेरा गर्भपात हो गया है। संध्या अपना आपा खो बैठती है, चीखती है, चिल्लाती है, अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और सूरज जी ने, सब सपने टूट चुके हैं हमारे। चंदा छोरी, अभी तेरे ससुराल वालों को इसकी खबर नहीं दी है, सब मेरी गलती है। मुझे तुझे यहाँ लाने ही नहीं चाहिए थे, मेरी वजह से तेरी कोख उजड़ गई है, मुझे माफ कर दे छोरी। संध्या एक जगह बुत बनी बैठी रहती है, उसे कोई होश ही ना था, मानो उसके आंसू ही सूख गए हों। किशन जी यह खबर प्रताप जी को सुनाते हैं, सभी परेशान दुखी हो गए। सूरज का रो रो करके बुरा हाल हो गया। सभी लोग संध्या के पीहर पहुंचते हैं, सभी दुख जताते हैं। रेखा भी खुद को दोषी महसूस करती है कि उसने ही संध्या को उसके पीहर भेजा था। रेखा संध्या सूरज से क्षमा मांगती है। सूरज का मनोबल टूट जाता है, खुद को असहाय या महसूस करता है, पर कुछ देर बाद हिम्मत जुटा करके अपनी पत्नी को संभालता है, उसे दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, हम सूरज संध्या मिल करके एक साथ अपना सुख दुख बांट लेंगे, तुम चिंता ना करो। संध्या सूरज से गले लग करके बहुत रोती है। रेखा मन ही मन सोचती है कि उसने एक बार फिर सूरज को दुख दिया है। वह उस दिन को याद करने लगती है जब सूरज का जन्म उसकी मां लता देने वाली थी। रेखा खुद को अपने बेटे बहू का अपराधी समझ बैठती है। वह सोचती है कि उसने ही संध्या को उसके मायके भेजा था, अगर वह उसे मायके ना भेजती तो शायद आज यह दुर्घटना ना होती, पर होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। रेखा को लगता है उसने सूरज को जीवन भर सिर्फ दुख ही दिया है। हुआ यूं कि जब लता सूरज को जन्म देने वाली थी, तभी एक दिन लता के साथ एक हादसा होता है और उस हादसे की जिम्मेदार रेखा खुद को समझती हैं। रेखा लता दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी, दोनों में बड़ा प्रेम रहता था। रेखा कभी कभी लता से मिलने उसके घर भी जाती थी। लता का पति लता के गर्भवती होने के 4 महीने बाद ही किसी बीमारी से ग्रसित होने की वजह से उसका देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से लता के आगे पीछे उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। रेखा लता के लिए हमदर्दी जताती है और उसे अपने घर ले आती है। लता रेखा की बहुत आभारी होती है। लता के जीवन की सारी रौनक उसी दिन चली जाती है जब उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके पास अब सिर्फ जीने की एक ही उम्मीद बचती है और वह है उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। रेखा उसका पूरी तरह से ख्याल रखती है। रेखा को अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह लता के होने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश होती है। एक दिन लता टहल रही थी घर के भीतर और वहीं से रेखा गुजर रही होती है। उसके हाथ में गरम तेल था जिससे वह लता के पैरों में मालिश करने जाती है। लता आगे की ओर जाती और उसी के पीछे रेखा कटोरी में तेल लेकर के आ जाती है। जैसे ही रेखा उसके नजदीक जाती है, वैसे ही लता पीछे पलटती है और रेखा के हाथ से सारा तेल गिर जाता है। तेल रेखा के हाथों पर भी गिर जाता है। गर्भ का 8वां महीना चल रहा होता है। रेखा के हाथ जो तेल गिरता है वह बहुत गर्म था, जो लता के पलटने से उसी के हाथ पर गिर जाता है और कुछ फर्श पर भी। लता उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है, उसी समय उसका पैर तेल पर पड़ जाता है और वह फर्श पर गिर जाती है। रेखा को अपने हाथ जलने का कोई कष्ट न था जितना कि लता के गिरने का था। वह लता को पकड़ने की कोशिश करती है, पर लता उससे पहले ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। लता को रेखा तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ने कहा हालत बहुत नाजुक है, दोनों को बचाना मुश्किल है। रेखा के होश उड़ जाते हैं। यह सब सुन करके वह अंदर से कमजोर पड़ जाती है। तभी प्रताप जी अस्पताल आते हैं। डॉक्टर उन्हें लता के गंभीर अवस्था के बारे में बताते हैं। यह सारी बात लता के सामने हो रही होती है, जिससे वह सारी बातें सुन लेती है। लता, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। रेखा, पर लता तुम? लता, मैंने यह दुनिया देख ली है, अब मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं मरने दे सकती। उसका इस दुनिया में आना मेरा और मेरे पति का सपना था, मुझे यह सपना पूरे करने दो, और अगर मैं मर भी गई तो तुम हो ही ना, बोलो मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी ना? लता के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने रेखा और प्रताप जी से वादा लिया, लता का बच्चा दुनिया में आता है और
लता इस संसार से विदा हो जाती है। लता का बच्चा होता है जिसका नाम रेखा सूरज रखती है। लता सूरज की माँ के इस दुनिया में ना होने का जिम्मेदार खुद को समझती है। आज तक वह खुद को इस जुर्म के लिए माफ ना कर पाई थी और आज फिर से उससे अनजाने में एक गलती हो गई। सूरज का होने वाला बच्चा नहीं रहा। रेखा सूरज से क्षमा मांगती है। सूरज, माँ तुम क्षमा क्यों मांग रही हो? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? रेखा, बेटा मैंने आज तक तुझे सिर्फ दुख ही दिया है। सूरज, क्या दुख दिया है तुमने माँ? तुम बहुत अच्छी माँ हो, तुम कैसे मुझे कोई तकलीफ दे सकती हो? रेखा उसकी असली माँ के विषय में बताती हैं। सूरज को एक पल के लिए दुख तो हुआ पर उसे कोई खास फर्क ना हुआ। सूरज, माँ मैंने अपने जीवन में शुरुआत से सिर्फ आपको देखा है, इसलिए आप ही मेरी माँ हैं। और रही बात संध्या की, तो वह भाग्य था दोनों का, इसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ना समझें। सूरज अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के आता है, अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, उसे कभी यह एहसास नहीं होने देता कि वह किस दुख से जूझ रहे हैं। सूरज अपनी पत्नी से, जब मैं सूरज और तुम संध्या हो तो दुखी क्यों हो? हमारे नाम में ही हमारे जीवन का अर्थ छुपा है। हम दोनों के जीवन की खुशी कोई नहीं छीन सकता। तुम देखना एक दिन फिर से हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में सुख दुख आना स्वाभाविक है, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीख लेना चाहिए। संध्या सूरज के जीवन में फिर से खुशियां वापस लौट आती हैं। उनके घर एक नन्ही परी का जन्म होता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।